नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अब से कुछ ही देर बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की जांच तेज, सुरक्षा बलों की घेराबंदी में पूरा इलाका। लाल किला 3 दिन के लिए बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान दर्ज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अब से कुछ ही देर के बाद एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई है। इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया था। और कार धमाके के बाद एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी है। तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है ताकि इस धमाके के असली कारणों का पता लगाया जा सके। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा बांटिया ने बताया कि जो भी इस जांच के लिए जरूरी साक्ष्य और निशान हैं, वो जमा किए जा रहे हैं। एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेज हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस धमाके में इस्तेमाल कार के मालिक के रजिस्टर्ड पते पर हरियाणा पहुंची। आरोपी सलमान 2016 से 2020 तक इसी पते पर किराए के फ्लैट में रहता था। किराए के फ्लैट के मालिक के मुताबिक गाड़ी उनके पते पर पंजीकृत तो है, लेकिन आरोपी सलमान ने गाड़ी के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया। तो कल शाम लगभग 7 बजे लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में यही कार जो सलमान के नाम पर पंजीकृत थी, इसी को जांचा गया है। और कल शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लाल किले के आसपास के कई होटलों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस पिछले कुछ दिनों में लाल किले के आसपास किन किन लोगों ने चेक इन किया, इस सारी जानकारी को जुटाने में लगी है और साथ ही पुलिस होटलों के मैनेजरों से भी पूछताछ कर रही है। तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर जांच रफ्तार पकड़ रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहन तरीके से जांच में जुटी है और दिल्ली में इस कार ब्लास्ट के बाद लाल किले को अब 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिया है। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी और मामले की भी बारीकी से जांच इस वक्त जारी है। तो एहतियात के तौर पर इस लाल किले को तो बंद किया ही गया है, साथ ही साथ आसपास के भी जो क्षेत्र हैं वहां भी मार्केट्स को बंद किया गया है। नितेंद्र सिंह लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये वही अस्पताल है एलएनजेपी जहां पर इस ब्लास्ट के घायलों का इलाज चल रहा है। नितेंद्र, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो घायल हैं वहां उनकी क्या स्थिति है?
तक लोकनायक अस्पताल में थे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनके बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की कि किस तरीके से इलाज चल रहा है, क्या कुछ और सहायता की ज़रूरत है, इस पर भी उन्होंने बातचीत किया। तकरीबन 20 मिनट तक वो यहाँ पर थे। जहाँ तक घायलों का सवाल है, घायलों का तकरीबन 20 के आसपास लोग यहाँ पर हैं, जिनमें 3 जो घायल हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों के जरिए। साथ ही साथ जो मामूली घायल है उनको उनका इलाज बेहतर तरीके से चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो परिजन हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और परिजनों से मिलने दिया जा रहा है। सुबह भी मैंने कुछ लोगों से बात की थी, वो अपने परिजन से घायलों से मिल करके आए थे। और जो सब यहाँ पर है तकरीबन 800 मॉर्चरी में रखी गई है, जिसमें से 6 की पहचान हो गई है, जिसमें से 5 शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 2 अभी भी शवों की पहचान नहीं हो पाई है। हो सकता है कि बाद में उसके DNA वगैरह टेस्ट होगा और उससे मिलान किया जाएगा अगर कोई क्लेम करता है तो। ये अभी तक की स्थिति है। सरकार की पूरी कोशिश है कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनको बेहतर मिला जाए और वो अपने घरों को जाए, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी नितेंद्र, खबरें ये भी आ रही थी कि इन घायलों के इलाज के लिए अगर खून की ज़रूरत है तो तमाम ऐसे कदम उठाने के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह भी कुछ लोग आए थे, एक समूह आया था कि अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो डोनेट कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड है। और जितने भी दिल्ली के बड़े अस्पताल है, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, जो एम्स का बर्न एंड प्लास्टिक विभाग हो, सफदरजंग का बर्न एंड प्लास्टिक विभाग के डॉक्टरों को भी अलर्ट पे रखा गया। मेरी उनसे बातचीत सुबह हुई थी, इसलिए भी अलर्ट पर रखा गया क्योंकि जो ये ब्लास्ट हुआ था उसमें बर्न के केस ज़्यादा है। जितने भी घायल हैं वो बर्न से संबंधित हैं, तो उनमें बहुत स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो सफदरजंग और एम्स की जो बर्न एंड प्लास्टिक विभाग है वो सक्षम है। लेकिन अभी उनको उनकी सेवाएं नहीं ली गई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोकनायक अस्पताल में ही सब कुछ व्यवस्था किया गया है। तो जिस तरीके से जो तीव्र धमाका था उसमें लोग जल गए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से भी जले हुए हैं, तो इस वजह से उनको बहुत ही इंटेंसिव केयर में रखा जा रहा है। ठीक मेरे पीछे इमरजेंसी है, इसी इमरजेंसी में सभी घायलों को रखा गया है। और कल भी गृह मंत्री जब आए थे तो घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके बारे में हालचाल लिया था, डॉक्टर से भी उनको जानकारी ली थी और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो इलाज में, चाहे वो किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत हो। तो सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि घायलों का समुचित इलाज हो और वो यहाँ पर हो रहा है और परिजन भी मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा डॉक्टरों की टीम उस पर अपना जो इवोल्यूशन करेगी और उसके बाद कुछ लोग अगर मामूली घायल तो हो सकता है कि साथ तक डिस्चार्ज। तो घायलों का इलाज संपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि उनको जिस चीज़ की जरूरत हो वो जरूर दी जा सके। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नितेंद्र, हम सीधे रुक कर रहे हैं लाल किले का, जहाँ से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हम ये जानते हैं कि लगातार सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सरकार हर तरीके से जांच के हर पहलू को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन किस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है जांच इस वक्त? ममता जी, जिस तरह से ये कल जो ब्लास्ट था ये 6:52 पे हुआ और उसके बाद से जो जांच का है वो दायरा बढ़ा दिया गया है। जो फरीदाबाद पर ये टोल ब्रिज पर इस फुटेज को देखा गया सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें ये गाड़ी जो है वहां पर देखी गई और उसके बाद वो दिल्ली के लाल किला पहुंचती है, तो 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे रूट पे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है कि क्या ये गाड़ी उस समय जब आई तो उसमें ड्राइवर के अलावा कोई और था, क्या एक्सप्लोसिव बीच में प्लांट किए गए, या पार्किंग के दौरान गाड़ी जब 2-3 घंटे पार्किंग में खड़ी गई थी तब वहां पर जो डॉक्टर उमर का नाम इसमें आ रहा है उसके द्वारा इसको प्लांट किया गया, क्योंकि अब यह बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में उमर की भी मौत हो गई है। ऐसी जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि जो 2-3 लोग थे वो बुरी तरह से वो इस ब्लास्ट में जख्मी हो गए थे, उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सुबह डीसीपी ने भी बताया कि पूरी रात एफएसएल की टीम उनके जो है बॉडी पार्ट्स को जहां तहां से उठाती रही, तो यानी धमाका बहुत भयंकर था और उसकी जो चपेट थी उससे जो निकले रासायनिक वो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, एक्सप्लोजिव थे, और वो जो आग थी उसकी चपेट में जो आया, जो उसके क्लोज चपेट में आया उसने अपनी जान गंवाई और जो लोग घायल हुए वो भी बुरी तरह से झुलस गए थे। यानी उनका इलाज, जैसा नितेंद्र बता रहे हैं कि प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है और जो जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको घर भेजने के लिए भी उनकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये धमाका बहुत बड़ा था और अभी बताऊं ऐसा जो है सोर्सेज बता रहे हैं कि 12 से 13 लोग जो हैं अभी वो पुलिस के शक के दायरे में हैं,
जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, चाहे वो सलमान हो जिसके नाम पे गाड़ी थी। बताया जा रहा है फरीदाबाद से उमर के भाई को भी फरीदाबाद पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। तो जो लोग इसमें शामिल हुए हैं या इनके साथ इनके संबंध है, उन सब की जांच की जा रही है ममता। और देखिए ये गाड़ी को जिस सिलसिलेवार तरीके से बेचा गया, उसकी मल्टीपल सेल्स की गई। पहले सलमान देवेंद्र को बेचता है, देवेंद्र तारिक को बेचता है और तारिक का कनेक्शन पुलवामा से होता है। तो ये जो मल्टीपल जो सराउंडिंग ये चल रहा है, इन एपिसोड्स को भी जानने की कोशिश की जा रही है। और मौके पर एनआईए की टीम भी कल मौजूद थी, एनएसजी भी मौजूद थी, एफएसएल की टीम सुबह तक सैंपल कलेक्ट कर रही है। और उन्होंने हरियाणा से बोला है और जम्मू कश्मीर से जो भी एक्सप्लोसिव उन्होंने कल बरामद किए थे उनके सैंपल उनको दिए जाएं ताकि उनकी मैचिंग की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या इस ब्लास्ट में उन्हीं सैंपल्स का यानी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो कल पकड़े गए थे, जो एक्सप्लोसिव बरामद हुए थे, जो बारूद बरामद होते, चाहे वो आरडीएक्स थे। आरडीएक्स तो इसमें अभी तक नहीं शामिल हो रहा है। इसमें एक नया जो बॉम्ब है जिसको लोग कह रहे हैं रासायनिक बॉम्ब है, उसकी कहीं ना कहीं होने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है, क्योंकि किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं होता है, किसी तरह की कोई कीलें नहीं निकलती हैं। अगर आरडीएक्स वगैरह फटता है तो उसमें से निकलने वाले इक्विपमेंट जो होते हैं वो जहाँ तहाँ लोगों को लगते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज होता है। ये लेकिन जब फटा तो पूरा आग का एक गुब्बारा आसपास के रेडियस में, यानी आप देखिए 100-200 मीटर में पूरा आग, उसकी चपेट में जो गाड़ियाँ आई, क्योंकि रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी थी, उसके साथ आसपास जो लोग थे उसकी चपेट में आए, वो झुलस गए। और वहाँ पर कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब उनको ले जाया गया तो वो ब्रॉड डेड घोषित किए गए। यानी ये जो लपटें थी, ये जो आग थी, वो बहुत भयंकर थी। किस तरह का केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया था, इसके लिए जो है उसकी रिपोर्ट मांगी गई ताकि एफएसएल उसको मैच करे और इनिशियली कुछ बात जो है वो सामने रख सके। होम मिनिस्टर ऑलरेडी जो है वो शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक के फर्दर अपडेट में क्या कुछ निकल करके आया है। तो थोड़ी देर में और तस्वीर साफ होगी और ये केमिकल किस तरह का केमिकल था, अगर ये केमिकल इस बार इस्तेमाल किया गया है, जो कह रहे केमिकल ब्लास्ट था, तो कैसा केमिकल था, कहाँ से लाया, कौन कौन इसमें शामिल थे। और पुरानी दिल्ली के आसपास जितने भी होटल हैं, जितने भी गेस्ट हाउस हैं, होम स्टे हैं, ओयो रूम है, सब पर पुलिस ने अपनी जो है जांच बिठा दी है। स्पेशल सेल, स्पेशल स्टाफ, क्राइम ब्रांच, तमाम टीमें जो हैं वो वहां पर डिप्लॉयड कर दी गई हैं, यानी जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए और इसके असली जो आका है वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन मुकेश, जिस जगह पे आप खड़े हैं ये लाल किले का क्षेत्र है, लाल किले के आगे आप खड़े हैं, ये पूरा क्षेत्र जहाँ पे हम जानते हैं कि सोमवार की शाम की अगर हम बात की जाए तो आम दिन में भी वहाँ पर बहुत रश होता है, भारी तादाद में भीड़ जमा होती है, बहुत लोगों की आवाजाही उस स्थान से हो रही होती है। उसके बाद अब आज का दिन की अगर हम बात करते हैं तो उस पूरे इलाके में क्या हाल है, क्या माहौल है? जी, जब हम यहाँ सुबह मॉर्निंग में पहुँचे तो आप देखिए यहाँ पर यानी बीती शाम से ही यहाँ पर सन्नाटा पसरा था। पुलिस ने जगह जगह कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कुछ जगहों से ही आपको आने जाने की परमिशन है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा है, टीमों की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो जो जर्नलिस्ट हैं वो पुलिस के पीछे पीछे जा रहे हैं और जाँच में क्या कुछ निकल करके आ रहा है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एफएसएल की टीम है, पीछे सेंट्रल डीसीपी का ऑफिस है, आप देखिए लाल किले की चौकी है। तो लाल किले को भी जो है वो 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। ऐसे में वो जो तमाम इलाके हैं, जो भी संदिग्ध हैं, उनकी शिनाख्त की जा सके, उनके बारे में पता लगाया जा सके। और सुबह से ही यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी इक्का दुक्का लोग जो है मीडिया के लोग हैं उन्हीं को जाने की परमिशन है। वो भी वो पैदल कम से कम 500 मीटर 700 मीटर जा सकते हैं, उनको वहाँ वाहन ले जाने की परमिशन नहीं है। यानी एविडेंस से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आम पब्लिक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। दूसरे रास्तों से तुर्कमान गेट से या उस तरफ से आप अगर आपको जाना है चांदनी चौक की तरफ तो आ सकते हैं, लेकिन अभी जो फ्रंट की सारी मार्केटें हैं वो बंद कर दी गई हैं, चाहे वो भागीरथ पैलेस है, कैमरा मार्केट है, साइकिल मार्केट है, और जो भी फ्रंट की मेन मार्केट्स हैं, जैन मंदिर के आसपास जो बाजार लगता था वो सारा बाजार बंद है, फुटपाथ बंद है। यानी एक सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आम जनजीवन यहाँ से चलता था, लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं ऐसी थी जी बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा के कदम उठाते हुए ही ये तमाम कदम पुलिस के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जांच का कोई पहलू छूटना नहीं चाहिए। तो वहीं इस पूरे इलाके में भी सघन तलाशी अभियान भी इस वक्त चल रहा है, तो उसको देखते हुए भी इस तरीके के कदम पुलिस के द्वारा उठाए गए हैं। लेकिन नितेंद्र, एलएनजेपी में जहां घायलों का इलाज चल रहा है, जहां आपने बताया कि 2 शव ऐसे हैं जिनकी अभी शिनाख्त होनी बाकी है, हमने देखा कि कल से हाई लेवल विजिट्स हो रही हैं, गृह मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री रेखा ने भी, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घायलों का हालचाल पूछ रहे हैं। क्या हम ये माने कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बहुत गंभीरता से अस्पताल में जितने भी घायल हैं उन सबके इलाज पर बहुत करीबी नजर भी रखी जा रही है और तमाम इंतजाम भी पुख्ता है?
देखिए ममता, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटना हुई बहुत तेज़ी से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जरिए, और 16 से ज़्यादा एम्बुलेंस और पीसीआर की गाड़ी तुरंत एलएलजेपी अस्पताल में घायलों को लेकर आई। तो बहुत ही त्वरित तरीके से कार्रवाई हुई दिल्ली पुलिस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बना करके, और घायलों का इलाज शुरू हुआ। ठीक कुछ ही देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले लोकनायक अस्पताल आते हैं। इसका मकसद ये था कि सरकार कितनी गंभीर है, उनके लिए जो घायल हैं उनके जीवन को बचाना, उनके साथ खड़े रहना, उनके हौसला न टूटे, इसलिए स्वयं गृह मंत्री घटनास्थल से पहले लोकनायक अस्पताल आए थे और उन्होंने हालचाल जाना, डॉक्टरों से बातचीत की, अगर किसी तरीके से सहायता की जरूरत है वो बताया जाए, साथ ही साथ किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो उनके इलाज में, इसको उन्होंने सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने भी जब एक्स पे पोस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर का भी यही कंसर्न था प्रधानमंत्री का कि घायलों का समुचित इलाज हो और उनकी व्यवस्था की जाए। देश के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जब एक्स पे पोस्ट किया तो उनका भी यही कंसर्न था कि घायलों का बेहतर इलाज हो। तो सब यही चाहते थे कि बेहतर इलाज हो, ये सुनिश्चित किया जाए, और जिनकी जान अभी जो बच गई है उनको सकुशल उनके घरों तक पहुंचाया जाए, उनको परिजनों से मिलाया जाए। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन जारी किया था, अस्पताल से भी हेल्पलाइन जारी किया गया था, और आज सुबह परिजन सब लोग आए और एक एक करके अपने परिजनों से मिले। ये कंसर्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, दिल्ली के लोग चाहे देश के लोगों का हौसला बरकरार है। सरकार बहुत उच्च स्तर पे मॉनिटर कर रही है, एक तरफ घायलों का इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही साथ जो दिल्ली देश की जो एजेंसियां हैं, टॉप एजेंसियां हैं, वो गुनहगारों को पकड़ने के लिए तमाम जो टेक्निकल एविडेंस है या फिर जो फॉरेंसिक एविडेंस है या फिर जो तार है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और बहुत जल्द उम्मीद है कि वो गुनहगार पकड़े जाएंगे और कानून के दायरे में लाए जाएंगे, जिस तरीके से भारत की जो न्याय व्यवस्था है, सिस्टम है उसमें। और सरकार, हम जानते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जी नितेंद्र, जाहिर है कि सरकार बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे मसले पर नजर भी रख रही है और कदम भी उठा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त जो उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले हमने कहा था कि बैठक होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए प्रमुख और जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो वर्चुअली जुड़े हैं, इनके साथ साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक, कल हमने देखा किस तरीके से जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां त्वरित कार्रवाई करती नजर आई, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पल पल की जानकारी पर करीबी नजर रख रहे थे। और उसके बाद अब आज सुबह ही गृह मंत्री के घर पर ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में हम जानते हैं कि जांच एजेंसियों से जुड़े सभी उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। तो देश की सुरक्षा का मामला, राजधानी की सुरक्षा का मामला, और विशेष तौर पर इस ब्लास्ट की बात हो रही है तो इस ब्लास्ट के भी सभी पहलुओं को खंगाल रही हैं तमाम जांच एजेंसियां। मुकेश, अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है, हमने रक्षा मंत्री का भी बयान भी सुना जिसमें उन्होंने भी बात बोली कि जांच एजेंसियां सभी मिलकर काम कर रही हैं, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम जांच एजेंसियों के बीच समन्वय और स्वयं गृह मंत्री जिस तरीके से इस पर करीबी नजर रखे हुए हैं, उससे बच नहीं सकेंगे वे लोग जो जिम्मेदार हैं इस ब्लास्ट के लिए। मुकेश, सरकार का फोकस है कि ये कल भी अमित शाह ने साफ कर दिया था, गृह मंत्री ने, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और पहले भी भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया। सिंगूर ऑपरेशन दुनिया ने देखा किस तरह से भारत ने वहां पर जितने भी आतंकवादी संगठन थे उनको तबाह किया। अगर ऐसा कोई भी यहां पर एजेंसी आती है, ऐसा कोई भी संगठन सामने आता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हर एक पहलू पर ममता यहाँ काम किया जा रहा है, यानी हर एक चीज को बहुत बारीकी से यहाँ पर जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, परखा जा रहा है और उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में यही बुलाया गया है कि यहाँ पर वो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट लेकर के आए, अभी क्या क्या इंटेलिजेंस इनपुट हुए, क्या क्या चीज़ें सामने निकल करके आई, एनआईए बताएगी, एनएसजी बताएगी, जम्मू कश्मीर के तार जो हमने बताया कि पहले ही कल यहाँ पर जुड़े थे जब अहमदाबाद ने एटीएस ने उनको अप्रोच किया। उसके बाद यूपी का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल आ रहा है और यूपी ने भी यहाँ पर
जो है वो मूवमेंट जो है अपने इलाके में भी देखी है। तो इन तमाम जो इलाके हैं, राजस्थान हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हो गया, यहाँ से भी इनपुट लिए जा रहे हैं और इस पहलू पर जाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन कौन था। पहले 3 गिरफ्तारी होती है, फिर एक डॉक्टर की कल गिरफ्तारी होती है, अब डॉक्टर उमर का इसमें नाम आ जाता है। तो ये जांच करने की कोशिश की जा रही है इसमें कौन कौन से लोग थे, कहाँ से इनको लेकर के आया गया, क्या इसका मकसद था, जो RDX बरामद हुआ वो कहाँ ले जाना था, इसकी जाँच अभी चली रही थी कि ये ब्लास्ट हो गया। तो अब इस ब्लास्ट में यूज होने वाले केमिकल की भी जो है वो बात सामने आ रही है। क्या अगर ये केमिकल ब्लास्ट था तो ये लाया कहां से गया? जो मैंने बताया, इसकी मैचिंग करने के लिए FSL ने जो है वो हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस से बात करी है कि भाई जो भी आपने सीज किया था उस सीजर में से हमें सैंपल दीजिए ताकि हम इससे यहाँ पर मिला सके। जैन मंदिर के आसपास के जो भी वहाँ पर चीज़ें थी, जो भी बॉडीज़ वहाँ पर ब्रूटली इंजर्ड थी, उनसे भी सैंपल निकाले गए हैं। और आप देखिए ड्राइवर जो था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। तो सुबह तक उसकी जो पार्ट्स थे उसको DCP ने बताया कि वहाँ से FSL की टीम रिकवर कर रही थी। तो ये इस तरह का बहुत भयंकर एक्सप्लोजिव था। नितेंद्र ने बताया कि आग की चपेट में आ जाने से आप बुरी तरह से झुलस जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता। और जगह जगह आगे लगी हुई थी और लोग भाग रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था। कई सारी ऐसी वीडियो आई थी जिसमें जी। और फिलहाल आपको सुना देते हैं कि इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना बयान दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। Shortening decision cycles through digital dashboards, each element must work in harmony with the others. In this sense, harnessing technology is not just about adding new tools. It is about transforming the very basis of our institutions. It is about making them more agile, anticipatory, and adaptive. It is about creating a defense architecture that learns continuously, responds instantly, and evolves relentlessly in tune with the pace of change. Friends, it is but natural to get swept up in the prevailing buzzwords of our times. But I believe that the real revolution lies in the quieter, continuous improvement of the systems that enable faster, cleaner, and more transparent functioning. A high-speed data link or an AI-driven algorithm will achieve little if our internal processes remain slow. Even the promise of the quantum computing or autonomous systems will remain unrealized if we do not build the human and the institutional capacity to absorb and supply them effectively. The spirit of harnessing new technology must extend to the way we design policy, process information, and make decisions. In that sense, technology is not only a tool but a culture. It is a way of doing things better, faster, and more intelligently. It is about ensuring that the data moves faster than doubt, that decision making is informed by evidence, and that the soldier, the scientist, and the civil servant all work in synergy through shared platforms. दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2025 के अवसर पर रक्षा मंत्री अपना बयान दे रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे, जिसमें नई तकनीक का किस तरीके से समागम किया जा रहा है उसके ऊपर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कैसे रक्षा मंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर भी अपनी बात को सामने रखा और कहा कि तमाम जांच एजेंसियां पूरे समन्वय के साथ जांच के हर पहलू पर आगे बढ़ रही हैं और जो सच्चाई होगी वो जल्द सामने आ जाएगी। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहें DD न्यूज। देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद अब रुख कर लेते हैं बिहार चुनाव की खबर का, क्योंकि आज बिहार में 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दूसरे फेज के चुनाव में 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिन पर शाम 4 और 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आने हैं, जब मतगणना होगी। और दूसरे फेज में यानी आज जिस चरण में मतदान हो रहा है, तो राज्य के 3 करोड़ 70 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला कर रहे हैं। और वोटिंग को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है और बॉर्डर को आज रात तक सील किया गया है। और पहले चरण में जिस तरीके का जबरदस्त हमने वोट प्रतिशत देखा, उसके बाद आज भी बहुत उम्मीद है। और मत प्रतिशत की बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान दर्ज किया गया था और सबसे अधिक मतदान गया में 15.97 लगभग 16% दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम मतदान मधुबनी में 13.25% दर्ज किया गया। जिलेवार अगर हम बात करें तो पश्चिम चंपारण में 15.04, पूर्वी चंपारण में 14.11, शिवहर में लगभग 14%, सीतामढ़ी में लगभग 13.5%, मधुबनी में भी 13.25%, सुपौल में लगभग 15.25%। इसी तरीके से तमाम जिलों में अलग अलग तरीके का मत प्रतिशत सामने आ रहा है। और ये मत प्रतिशत देखने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जैसे प्रथम चरण में विभिन्न हम जानते हैं कि 121 सीटों पर मतदान हुआ था और जिस जोश के साथ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत सामने रखा था, उसके चलते इस चरण में भी ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार की जनता अपनी सरकार का चयन करते हुए, अपनी सोच के आधार पर मतदान करते हुए घरों से बाहर अवश्य निकलेगी और बेहतर मत प्रतिशत आज शाम तक भी हमें देखने को मिल सकता है। और बिहार में यूं तो हर मतदान केंद्र पर खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जहानाबाद में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, साथ ही सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारीगण भी यहां मौजूद हैं। मतदान बूथ सजाए गए हैं, वोट डालने के लिए आ रहे मतदाताओं के लिए साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। मतदाताओं में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से कतारें लगी हैं, वो दिखाता है कि मतदाताओं में काफी उत्साह है। और इस वक्त हमारे साथ मधुरेश नारायण कृष्णगंज से और शैलेंद्र मिश्र मधुबनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले अपने क्षेत्र में जिस बूथ पे आप खड़े हैं वहां का हमें अपडेट दीजिए, क्या जोश नजर आ रहा है मतदाताओं में? देखिए, पूरे किशनगंज में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है, खास करके महिलाओं और युवाओं में काफ़ी जोश है। और यही कारण है कि आज सुबह से लंबी लंबी लाइनें जो थी वो बूथ के बाहर देखने को मिल रही थी। और चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, डेडिकेटेड बूथ्स का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पे सेल्फी स्टैंड वगैरह लगाए गए हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि जो मतदाता हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही व्हील चेयर वगैरह की भी फैसिलिटी है, अगर कोई दिव्यांग वहां पहुंच रहा है मतदान करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए व्हीलचेयर वगैरह की भी फैसिलिटी है। मैं अभी पिंक बूथ पर खड़ा हूं, अभी से थोड़ी देर पहले यहां पे लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे कि कितना बेहतर तरीके से इस बूथ को सजाया गया है, पिंक बलून से सजाया गया है। और इसके साथ ही पिंक कलर की पूरी जो कपड़े से भी इसको सजाया गया है। पूरे बूथ को पिंक कलर में ही बिल्कुल रंग दिया गया है। आप
आप सामने से देख रही हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो लगातार इस बूथ पे आ रही हैं। डेडिकेटेड बूथ है महिलाओं के लिए। इसी की तरह कई अलग अलग तरह के बूथों का भी निर्माण किया गया है और जहां पे कुछ ऐसे भी बूथ किशनगंज में बनाए गए हैं जो वृद्ध जनों को डेडिकेटेड है। वहां पे वृद्ध जन पहुंच रहे हैं तो किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए रैंप वगैरह की भी व्यवस्था की गई है और भी जो फैसिलिटीज बुजुर्गों को चाहिए वो वहां पे अवेलेबल कराई गई है। इसके साथ ही इस बार जो मतदाता हैं वो अपना फोन बूथ तक ले जा सकते हैं। हालांकि पोलिंग से पहले उनको वो मतदान कर्मी के पास में उसको जमा करना पड़ रहा है, तो ये भी एक बेहतर चीज़ है कि लोग अपना फ़ोन लेके आ रहे हैं तो सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत जो है वो निश्चित रूप से उसको देखकर लोग प्रेरित हो रहे हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे तक 15.81% के लगभग मतदान जो है वो किशनगंज में हुआ था और यहाँ जो सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी अलग अलग बूथों पे। हालांकि अभी दोपहर के वक्त थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम हुई है, लेकिन समझा जा रहा है कि फिर एक बार 1 बजे 2 बजे के बाद से फिर जो सेकंड हाफ का जो टाइम होगा फिर से लोग घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। जी बिल्कुल। इस वक्त शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ मधुबनी से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मधुबनी की बात करें तो किस सोच के साथ आपको वहां पे मतदाताओं से बात हो रही है, किस सोच के साथ मतदाता आज निकले हैं मतदान करने? देखिए, पहली बात तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं तमाम यहाँ पर जो मतदाता हैं जिनसे हमने बातचीत की कि जो इंतजाम है वो बहुत बेहतर है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो। पिंक बूथ्स बनाए गए हैं जैसा कि जिक्र मधुरेश कर भी रहे थे, आदर्श बूथ केंद्र बनाए गए हैं और कोई भी जो सामान बूथ केंद्र भी है वहाँ पर भी देखिए तो सारी सहूलियत दी गई है। खासतौर पर जो दिव्यांग मतदाता हैं या फिर जो बुजुर्ग मतदाता हैं उन्हें कतारों में नहीं लगना पड़ रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग मतदाता मतदान के लिए अंदर गए हुए हैं और एक दिव्यांग मतदाता भी यहाँ पर मतदान के लिए अंदर गए हुए हैं। उनको कतारों में कोई इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। रफ्तार जरूर सुबह के 2 घंटे से थोड़ी सी अब स्लो हुई है, लेकिन हम माने अगर 6% 1 घंटे का औसत अगर निकालें तो 24 से 25% हम मान सकते हैं कि 11 बजे तक मतदान हो चुका है। जो दूसरे चरण के तहत जो तमाम 122 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें मिथिलांचल का भी इलाका है जहाँ 40 सीटें हैं, जिसमें 31 एनडीए ने जीती थी पिछली बार और सिर्फ 9 आरजेडी को मिली थी। तो ये हमारे पीछे इस वक्त आप देखें, हमारे कैमरामैन मोरमकुट दिखाएंगे कि अब वो उतनी तेज रफ्तार में उतनी बड़ी कतारें तो नहीं है, लेकिन आप देखें कि महिला मतदाता भी हैं यहाँ पर और पुरुष मतदाता भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कई महिला मतदाता हैं जो इंक्वायरी कर रही हैं कि किस बूथ पर जाना है, क्योंकि मतदान केंद्र में जाकर उन्हें वोटिंग करनी है। तो ये एक तरह से देखें कि सामान जी शैलेंद्र, पहले चरण में जिस तरीके का उत्साह मतदाता दिखा रहे थे उसके बाद और जिस तरीके का धुआंधार प्रचार तमाम दलों की ओर से किया गया, आरोप प्रत्यारोप बनाया, बयानबाजी सब एक तरफ, लेकिन आज का दिन है मतदाताओं के नाम। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो पहलू सामने आ रहे हैं इन सबसे भी मतदाताओं में जोश आता है कि नहीं हमें अपने मतलब की सरकार चुननी है? ये देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बार बिहार के मतदाताओं को लगता है कि जो एक संदेश जाता है कि बिहार में मतदान प्रतिशत जो है वो कम रहता है बाकी राज्यों के लिहाज से, तो ये नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमने रिकॉर्ड तोड़ मतदान पहले प्रतिशत में देखा। और ख़ासतौर पर जो महिला मतदाताओं की हम चर्चा शुरू से कर ही रहे हैं कि उनकी संख्या, उनकी भागीदारी पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है, मतदान केंद्रों तक वो पहुंच रही हैं। ये एक बहुत सुखद तस्वीर है जो बूथ केंद्रों पर भी दिखाई दे रही है और जब आंकड़े आएंगे तब ये दूसरे चरण में तय होगा कि कितना महिलाएं ज़्यादा पुरुषों के मुकाबले घरों से निकली। बहुत स्पष्ट है, सभी एक क्लियर माइंडसेट के साथ मतदान करने आ रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं, जो नई सरकार आए उससे उम्मीदें बहुत स्पष्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और जिम्मेदारी भी समझते हैं और नेताओं के दावों और नेताओं के बयानबाजी से इतर उनकी जो अपनी प्राथमिकताएं हैं उसको बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रख रहे हैं। हमने एक बुजुर्ग मतदाता से बात की, वो ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहते नजर आए कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। मौजूदा सरकार के बारे में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर अपनी राय रखी, वो मैं अपने कैमरे पे इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये उचित नहीं होगा। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, हमने महिला मतदाताओं से बातचीत की, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें ये संदेश है
कि हमें सबसे पहले मतदान करना है। बहुत सारी महिलाएं वैसे भी हम मानते हैं शैलेंद्र की बिहार की जनता है वो चुनावी रूप से बहुत सतर्क और सजग है, और जो आप कह रहे हैं वो भी इसी बात को पुख्ता करते नजर आते हैं। लेकिन मधुरेश, हम जानते हैं कि इस चरण की बात करें तो 12 मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस चरण के कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको आपको लगता है कि आज जिनके भाग्य का फैसला जनता कर रही है? देखिए, मैं अभी किशनगंज में हूं और किशनगंज से स्वीटी सिंह जो है वो पिछले 4 बार चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन इस बार फिर से एनडीए ने उन पर दांव खेला है। ऐसे में ये किशनगंज का जो मुकाबला है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा किशनगंज का ही एक सीट है अमौर, वहाँ से AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अतरुल रहमान वो खड़े हैं, तो वो सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मधुबनी में झंझारपुर का जो सीट है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश मिश्रा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं और वो उनकी पारंपरिक सीट भी रही है। जगन्नाथ मिश्र वहाँ से 3 बार जीत करके राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद अगर आप मगध प्रदेश में आ जाएं, मगध प्रदेश में जो गया में प्रेम कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेम कुमार वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं, 9वीं बार हैट्रिक लगाने के लिए जनता के सामने पेश हुए हैं। इसी तरीके से आप अगर शाहबाद की बात करें, शाहबाद के एरिया में भी जाएंगे तो जमा खान जो है कैमूर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई ऐसे सीटें हैं जो कि जहां पे जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। और ये मुकाबला सिर्फ इसलिए भी दिलचस्प नहीं है कि एनडीए है और महागठबंधन के बीच में, इस बार जो चुनाव है उस चुनाव में जन सुराज का भी एक फैक्टर है। जन सुराज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार चुनाव के मैदान में प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कि ये भी विश्वास कर रहे हैं कि जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ रही है, उनके मैनिफेस्टो अच्छे हैं। तो कई मतदाता ऐसे हैं जो उनके साथ भी जाने के लिए जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जनसुराज का एक फैक्टर है, एक फैक्टर महागठबंधन का भी है और एक फैक्टर एनडीए का भी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी जो 122 सीटों पर मतदान हो रहा है, ये मुकाबला बेहद और बेहद दिलचस्प है। जी बिल्कुल। और हालांकि मुख्य मुकाबला हम मान रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही है, लेकिन फिर भी कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला भी मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक और खबर आपके सामने रखना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी खबर जो आपके सामने रखना चाहेंगे इस वक्त चुनाव ब्रेकिंग में, कि बिहार में इस वक्त के हिसाब से आंकड़े दिखाते हैं कि बम्पर वोटिंग होती नजर आ रही है। यानी प्रथम चरण में जैसे जनता ने मतदान किया, अभी अब देखिए सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो 31% से अधिक मतदान बिहार की जनता इन 122 सीटों पर कर चुकी है। दूसरे चरण में भी लगता है बिहार की जनता की ही जीत होगी, जो और अधिक ऐतिहासिक मत प्रतिशत के साथ सामने आ सकती है, क्योंकि अगर हम 11 बजे के ही मत प्रतिशत की बात करें तो बम्पर वोटिंग हो रही है इस वक्त, ये बात कही जा सकती है। तो आप देख सकते हैं आंकड़े जो हमारे सामने हैं कि 31.38% मतदान सुबह 11 बजे तक ही हो गया है। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये रफ्तार लगातार बनी रहेगी, ताकि इस दूसरे चरण में भी बिहार की जनता जीत हासिल कर सके, क्योंकि ये उन्हीं का दिन है जब वो अपने मताधिकार के आधार पर अपने लिए सरकार का चयन करते हैं। तो ऐसे में अधिक तादाद में बिहार की जनता बाहर निकले, ताकि जो इस वक्त तक का 11 बजे तक का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, यही रफ्तार लगातार शाम तक भी अगर बनी रही तो हम एक बार कह सकते हैं कि एक बार पुनः ऐतिहासिक मत प्रतिशत सामने आ सकता है, जैसा प्रथम चरण में सामने आया। हालांकि इस ऐतिहासिक मत प्रतिशत के पीछे के चुनावी आकलन जरूर अपनी जगह पर हैं, लेकिन जनता अगर अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक तादाद में आकर करती है तो ये ना केवल जनता की सजगता को दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ जनता की स्पष्ट सोच को भी रेखांकित करता है, जो मतगणना के दिन स्पष्ट हो भी जाती है जब आंकड़े सामने आते हैं मतगणना के। लेकिन इस वक्त तक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की कतारें लगी हैं, और ये हर वर्ग के मतदाता हैं जो इन कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की या महिलाओं की बात करें, सभी भारी तादाद में बाहर निकल कर आ रहे हैं ताकि वे अपने पसंद की सरकार का चयन कर सकें।
और अच्छा मत प्रतिशत यही दिखाता है कि स्पष्ट बहुमत के आसार भी बन जाते हैं। जब अच्छा मत प्रतिशत सामने आता है तो ये उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण का मतदान भी अच्छे मत प्रतिशत के साथ ही शाम तक संपन्न होगा, क्योंकि सुबह 11 बजे तक ही हमारे सामने आंकड़ा दिख रहा है कि 31.38% मतदान सुबह 11 बजे तक ही हो चुका है। तो इसके बाद शाम तक आते आते ये आंकड़ा कहां तक बढ़ सकता है ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह सुबह 11 बजे का ही आंकड़ा आया है वो ये जरूर दिखाता है कि शाम तक बेहतरीन मत प्रतिशत की उम्मीद की जा सकती है। तो दूसरे चरण में बिहार में बम्पर वोटिंग जारी है और इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त की बम्पर वोटिंग दिखाएगी, एक बार फिर ऐतिहासिक मत प्रतिशत की उम्मीद कर सकते हैं शैलेंद्र? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि 7% प्रति घंटे मतदान अगर शुरुआती 4 घंटे में देखें तो 28% से ऊपर यानी 31% मतदान 4 घंटे में हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर यही रफ्तार रही तो पहले चरण को भी हम देखेंगे कि कुछ जिलों में मतदान प्रतिशत आगे निकल सकता है, क्योंकि अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है अधिकांश जगहों पर, तो ऐसे में काफ़ी समय है। शुरुआती 4 घंटे निश्चित तौर पर रफ्तार ज़्यादा होती है, वो हमने देखा भी, आपने दिखाया बिहार के अलग अलग हिस्सों से कि कतारें देखने को मिली। जिस फैक्टर की बात हो रही थी, जनसुराज फैक्टर या फिर ओवैसी फैक्टर, उसकी भी एक परीक्षा इसी चरण में होनी है, चूँकि मिथिलांचल का इलाका उसमें वोटिंग हो रही है और सीमांचल का इलाके में मतदान हो रहा है। और तमाम बड़े चेहरे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, प्रेम कुमार गया से या फिर यहाँ से आप मधुरेश ने बताया ही कि जहाँ इस वक्त में मौजूद हूँ झंझारपुर, यहाँ से नीतीश मिश्रा हैं। मांझी फैक्टर की, जितने राम मांझी की हम पार्टी देखें तो उनके परिवार से जुड़े जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है, उनकी भी राजनीतिक किस्मत का फैसला इसी चरण में हो रहा है। और साथ ही साथ हम एक तरह से देखें कि कई कद्दावर नेताओं का क्षेत्र भी देखिए दूसरे चरण में एक तरह से दिखाई देता है। इसी झंझारपुर में संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका घर भी पड़ता है, तो ये भी एक तरह से देखें तो इस तरह की चर्चा है। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये चर्चा थी कि क्या दूसरा चरण पहले चरण के मुकाबले आगे निकलेगा या फिर उसके आसपास रहेगा। तो अब ये तय हो गया है कि पीछे नहीं रहने वाला है, क्योंकि शुरुआती 4 घंटे से ये बहुत बात स्पष्ट हो गई है कि 31% का मतदान हो चुका है, यानी दूसरे चरण में बिहार की जनता पहले चरण से पीछे नहीं रहने वाली है। तो ये बहुत सुखद संकेत है, सुखद आंकड़ा है, लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर है। बिहार जैसे राज्य से जहां ये 50-55% पर ये मान लिया जाता था कि बिहार में अच्छा मतदान प्रतिशत हुआ है, उसको बदलता हुआ हम जानते हैं कि SIR के बाद ये बिहार में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, तमाम अन्य फैक्टर हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि महिला फैक्टर की बड़ी चर्चा हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखी। तो किस फैक्टर ने कितना काम किया है, किसके पक्ष में काम किया है, 14 को ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज बिहार की जनता ये दिखा रही है कि लोकतंत्र को लेकर, ये लोकतंत्र की जो धरती है बिहार, वहां से एक संदेश स्पष्ट है कि महिला हो या बुजुर्ग हो या दिव्यांग मतदाता हो, कोई पीछे रहने वाला नहीं है। सभी मतदान की अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि उनका ये मत सरकार चुनने वाला है, उनका प्रतिनिधि चुनने वाला है। बिल्कुल, अपने भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए सरकार चुन रहे हैं आज बिहार वासी। लेकिन मधुरेश, जब हम बात पहले चरण में भी ये बात सामने आई कि महिलाओं और युवाओं ने बहुत जोश के साथ मतदान किया और वो एक बड़ा फैक्टर रहा जिस कारण से मत प्रतिशत बढ़ा। जो कतारें दिख रही है उसमें हम देख रहे हैं कि हर वर्ग, बुजुर्ग भी बहुत भारी तादाद में है, हर वर्ग आगे बढ़कर सामने आ रहा है। तो बेहतर भविष्य की उम्मीद हर जन के मन में कह सकते हैं इस मतदान के माध्यम से, जिसको वो अपने मताधिकार के आधार पर अपनी सरकार चुनकर कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको साकार रूप भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मताधिकार के आधार पर अपने लिए सही सरकार चुने। मधुरेश। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ जितने मतदाता हैं, इस पूरे मतदाता जो भी बूथ पे आ रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने अपने एजेंडे के साथ आ रहे हैं। उनकी पसंद का जो कैंडिडेट है, उनके मतलब की बात जो कर रहा है, उसी को वो वोट कर रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता भी हैं, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे क्या मुद्दा था, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? हमने अपने शहर में अमन चैन के लिए, जो यहाँ की खुशहाली देखे, यहाँ के सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहे, वैसे कैंडिडेटों को हमने वोट किया है। मैं अजय कुमार शाह यहाँ किशनगंज शहर का वोटर हूँ। मैं अपने वोट का प्रयोग कर अभी आया है, मताधिकार
का प्रयोग कर। और यहाँ देखने को एक चीज़ मिला, काफ़ी व्यवस्था यहाँ का सुगम है और बुज़ुर्गों को बैठने का भी इंतज़ाम है, व्हील चेयर है और सारी सुविधाएं जो वोटर को चाहिए वो निर्भीक होकर यहाँ मिली है उन लोगों को। और सारे वोटर चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से और सहज तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, जो वोटर्स हैं जो मतदान करने आ रहे हैं उनके अपने एजेंडे हैं, विकास का मुद्दा है। अगर मैं अभी किशनगंज में हूँ, किशनगंज जो सीमांचल का इलाका है वहाँ दो मुद्दे जो हैं वो बहुत प्रमुख हैं। पहला मुद्दा जो है वो है पलायन का। जी, तो विभिन्न मुद्दे हैं जो सामने हैं, लेकिन आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो हम अभी आपके सामने बिहार चुनाव से जुड़ी बात रख रहे थे कि किस तरीके से इस वक्त बम्पर वोटिंग नजर आ रही है। आज बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है, जिसमें 122 सीटों पर आज बिहार की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और इस वक्त के हिसाब से 11 बजे के आंकड़े ये दिखाते हैं कि 31% से अधिक मत प्रतिशत सुबह 11 बजे तक ही आ गया था, जिसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि बम्पर वोटिंग नजर आ रही है बिहार में। और बिहार की जनता में जो उत्साह हमें प्रथम चरण में देखने को मिला था, वही उत्साह हमें फिलहाल भी नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता अमरेंद्र सीधे सासाराम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि कैसे बेहतरीन मत प्रतिशत 11 बजे तक के आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन आप जहां खड़े हैं सासाराम में, क्या यहाँ भी ये उत्साह बरकरार है मतदाताओं में? निश्चित तौर में मैं आपको बता दूं ममता जी, जिस तरह से 6 नवंबर को 121 सीटों पर 18 जिलों में मतदान हुआ था और जो मत प्रतिशत 65% था, तो वो आज द्वितीय चरण में भी लगभग उसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से जो मतदाता हैं वो इस समय बूथ पर हैं। और देखिए, मैं इस समय रोहतास जिले के नोखा विधानसभा के एक बूथ पर हूँ और देखिए एक लंबी लाइन है मतदाताओं की और खासकर महिलाओं की। महिलाएं लगातार बूथ पर आई हुई हैं और उन्हें पता है कि वो किस तरह की सरकार चुनना चाहती हैं और लगभग यही तस्वीर पूरे बिहार में है। महिला जागरूक हुई हैं, महिला सशक्त हुई हैं और इस तरह की तस्वीर अगर इंटीरियर यानी कि ये बिल्कुल ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल का ये राजकीय मध्य विद्यालय है और गांव का नाम है बराव, जो नोखा में पड़ता है, जो रोहतास विधानसभा की एक इंपॉर्टेंट सीट है। ग्रामीण अंचल की अगर महिलाएं इस तरह से उत्साह के साथ वोट करने आ रही हैं तो आप समझ सकती हैं कि तस्वीर क्या होगी। और यही तस्वीर ममता पिछले अगर प्रथम चरण में देखें तो 65.8% में आगे देखें तो महिलाओं ने 69% मतदान किया था और जो एक विधानसभा थी उसमें 77% मतदान हुआ है। और देखिए ये लोकतंत्र का एक महापर्व की खास पहचान भी है कि महिलाओं को न सिर्फ अपने मुद्दों को पता है, महिलाओं को अपने किस तरह की सरकार चाहिए ये पता है और वो ये भी जानती हैं कि महिला सशक्त हो रही है और सशक्त होती हुई महिला को विकास और किस तरह की सरकार चुननी है उसके लिए वो वोट पे आ रही हैं। और देखिए यहाँ का अगर मैं गणित बताऊं ममता,
तो ये शाहाबाद रेंज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, जिसकी 22 विधानसभा हर बात तय करती है कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी, जिसमें भोजपुर की 7 सीटें होती हैं, बक्सर की 4 हैं, रोहतास जिसमें मैं हूं वहां 7 विधानसभा है, और कैमूर की 4। लेकिन यहां पर चूंकि आपको मैं बताऊं कि ये चूंकि जो बिहार में कहा जाता है कि महागठबंधन का माई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण, तो बिहार के 32% इलाकों में माई समीकरण है। उसी में से ये जो इलाका है ये माई समीकरण से प्रभावित भी है। तो इसमें लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज ये थी कि पिछली बार जो है महागठबंधन और एनडीए में एक अच्छी फाइट देखी गई थी और 22 में से 11 सीटें दोनों ने जीती हैं, यानी कि महागठबंधन के पास 11 सीटें थी और इस इलाके में टक्कर जबरदस्त थी और इस बार भी कांटे की टक्कर इसमें अमरेंद्र। तो यानी ये जैसा आपने बोला कि यहाँ की सीटें तय करती हैं कि सत्ता पर कौन बैठेगा, तो देखना होगा कि इस बार जनता किसको चुनती है। हालांकि आपने जो तस्वीर दिखाई है कि वाकई बहुत लंबी कतार लगी हुई है, उसमें महिलाएं बहुत भारी तादाद में यहाँ पे वोटिंग करती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर से जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजित हो रहा है और ये सम्मेलन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, तकनीक और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर भारत को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाने की दिशा तय करेगा। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। भारत एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह ऐतिहासिक सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नवाचार करने वालों को टिकाऊ हाइड्रोजन चालित दुनिया के निर्माण के मकसद से एक मंच पर ला रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यह सम्मेलन भारत के ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में नेतृत्व को और तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, चाहे वो उत्पादन हो, ढांचा निर्माण हो, मांग बढ़ाना हो या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने और इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इस मिशन का लक्ष्य साल 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की क्षमता हासिल करना है। इस पहल से देश के कई उद्योगों में प्रदूषण कम होगा, तेल और गैस के आयात पर निर्भरता घटेगी, 6 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित होंगी और भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनकर उभरेगा। इस आयोजन में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हिस्सा लेंगी, जो वैश्विक हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूती देंगी। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की यह पहल स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की दिशा तय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 भारत की हरित यात्रा में एक और अहम पड़ाव है, जहां विचार, तकनीक और सहयोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की ये पहल स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की दिशा तय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 भारत की हरित यात्रा में एक और अहम पड़ाव है, जहां विचार, तकनीक और सहयोग एक साथ बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब एक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाले आम प्रकार के कैंसर में से ही एक है। क्या है इसके लक्षण, आइए समझते हैं। कैंसर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो पुरुषों को ही प्रभावित करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर यानी गुदूद ग्रंथि का कैंसर पुरुषों में होने वाला एक आम कैंसर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रोस्टेट बढ़ने की क्षमता और प्रोस्टेट कैंसर होने की क्षमता दोनों बढ़ जाती है। जैसे अगर 50 साल की उम्र में जो चांसेस हैं वो 60 साल की उम्र में डबल हो जाएंगे। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, जो लोग मोटे होते हैं, जिनका BMI ज़्यादा होता है, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं और ब्लड प्रेशर, ये 2 थोड़ा सा रिस्क फैक्टर माने गए हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें स्क्रीनिंग। तो जब हमें लगता है कि
एक तो 50 साल के बाद या फिर पेशाब के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिसका एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है सीरम पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर ये 4 की वैल्यू से कम है तो वहाँ प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। अगर ये 4 के ऊपर है तो तब हमें स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एमआरआई। तो उससे हमें एक आइडिया होता है कि इसको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। अगर हमें डाउट होता है कि प्रोस्टेट कैंसर है तो हम उसमें एक बायोप्सी करते हैं जो कंफर्म करती है प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है। कई प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि तक ही सीमित रहते हैं। अन्य प्रकार के कैंसर आक्रामक होते हैं और तेजी से शरीर के अन्य अंगों में फैल सकते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है प्रोस्टेट कैंसर, हमें देखना पड़ता है ये कौन सी रिस्क कैटेगरी का कैंसर है, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क। जो लो रिस्क के कैंसर है वो ऐसे कैंसर है जिनका ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली मरीज को। ये इंटरमीडिएट और हाई रिस्क वाले कैंसर है जिसमें हमें देखना पड़ता है इसमें सर्जरी अच्छी है पेशेंट के लिए, रेडियोथेरेपी अच्छी है, तो कौन सा हमें ट्रीटमेंट मल्टीपल ऑप्शन है, हमें वो पेशेंट से डिस्कस करके और सही ट्रीटमेंट उसको बताना पड़ता है। मगर 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, सर्जरी जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी बोलते हैं और एक रेडियोथेरेपी, इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसके। तो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना डायबिटीज ठीक रखिए, ब्लड प्रेशर ठीक रखिए, तो ये इससे हमारी थोड़ी संभावना कम होती है। जो ओबेसिटी है, मोटापा, वो कंट्रोल करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो 40 साल के बाद, और फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 50 साल के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग जिसको सीरम पीएसए बोलते हैं वो कराना है हर साल। आवश्यक है कि प्रोस्टेट कैंसर को जल्द पहचान कर सही इलाज करवाया जाए। प्रोस्टेट कैंसर का पूर्ण इलाज संभव है। जल्द इलाज से न सिर्फ जटिलताओं की संभावना कम होती है, बल्कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। इससे व्यक्ति का बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली और प्रोस्टेट कैंसर के विषय में जागरूकता इसके खतरे को कम करने का एक उपयोगी विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब खबर खेल जगत से। हॉकी इंडिया ने FIH महिला जूनियर विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। चिली के सेंटियागो में 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में भारतीय दल की कप्तानी ज्योति सिंह करेंगी। 20 सदस्यीय भारतीय टीम के 18 मुख्य खिलाड़ियों के अलावा 2 वैकल्पिक खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। महिला जूनियर विश्व कप में भारत को पूल सी में रखा गया है और वो अपने अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को नामीबिया के खिलाफ करेगी। भारतीय सेना के संदीप कुमार ने पेंटा ग्रैंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वहीं सीमा सुरक्षा बल के आकाश ने रजत पदक पर अपना कब्जा जमाने में सफलता पाई। इनके अलावा गुरुकुल स्कूल की सानवी सिंह ने अंडर 14 वर्ग में सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार के लिए ओवरऑल यूपी स्टेट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन ट्रॉफी जीती, जबकि नंदिनी वत्स अंडर 14 वर्ग में रनर अप रही। प्रतियोगिता के अंडर 10 वर्ग में आयशा अतहर ने सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। उत्तर प्रदेश राज्य घुड़सवारी संघ, इक्विविंग्स स्पोर्ट्स और गुरुकुल हॉर्स राइडिंग क्लब के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग प्रतियोगिता में बेलारूस की लड़कियों की टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया है। भारतीय शटलर HS प्रणय और लक्ष्य सेन इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपनी लय हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको सीधे प्रसारण के लिए चल रहे हैं भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री के संबोधन। योर मैजेस्टी द फोर्थ किंग, रॉयल फैमिली के सम्मानित सदस्यगण, भूटान के प्रधानमंत्री जी, अन्य महानुभाव और भूटान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुजुजांग पोला आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए
बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं
और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर जहां मेरा जन्म हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है, और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का, उनका जीवन विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं बल्कि मानवता की भलाई से होती है। साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो नींव रखी है उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल फूल रही है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से हिज मैजेस्टी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। हिज मैजेस्टी द किंग भूटान को नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। भारत और भूटान के बीच विश्वास और विकास की जो साझेदारी है
वो इस पूरे विजन के लिए बहुत बड़ा मॉडल है। साथियों, आज जब हम दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इस ग्रोथ को हमारी एनर्जी पार्टनरशिप और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के नेतृत्व में रखी गई थी। हिज मैजेस्टी फोर्थ किंग और हिज मैजेस्टी फिफ्थ किंग दोनों ने ही भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन आगे बढ़ाया है। आपके इसी विजन की नींव पर आज भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। आज पर कैपिटा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी भूटान विश्व के सर्वोच्च देशों में से एक है। साथियों, भूटान आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी 100% रिन्यूएबल स्रोत से उत्पन्न करता है। इस क्षमता का विस्तार करते हुए आज एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज इससे जुड़ी अहम समझौते भी हुए हैं। साथियों, आज एनर्जी कोऑपरेशन के साथ साथ भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। हम सभी जानते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। इसी लक्ष्य के साथ आने वाले समय में गैलेफू और सामत्से शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहाँ की इंडस्ट्री का, भूटान के किसानों का भारत के विशाल मार्केट तक एक्सेस और आसान हो जाएगा। साथियों, रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। साथियों, भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। ये फंड रोड से लेकर एग्रीकल्चर तक
फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, ऐसे हर सेक्टर में उपयोग हो रहा है, जिससे भूटान के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। बीते समय में भारत ने ऐसे कई मेजर्स लिए हैं जिससे भूटान के लोगों को एसेंशियल आइटम्स की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। और अब तो यहां यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा का भी विस्तार हो रहा है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भूटान के नागरिकों को भी भारत आने पर यूपीआई सुविधा मिले। साथियों, भारत और भूटान के बीच की इस मजबूत पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा फायदा हमारे यूथ को हो रहा है। हिज मैजेस्टी नेशनल सर्विस वॉलंटरी सर्विस और इनोवेशन को लेकर बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिज मैजेस्टी का यूथ को एम्पावर करने का जो विजन है, उन्हें टेक एनेबल बनाने की जो सोच है, उससे भूटान का युवा बहुत बड़े लेवल पर इंस्पायर हो रहा है। एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पेस, कल्चर, ऐसे अनेक सेक्टर्स पे भारत भूटान के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ रहा है। आज हमारे युवा साथ मिलकर एक सैटेलाइट भी बना रहे हैं। भारत और भूटान दोनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। साथियों, भारत और भूटान के संबंधों की एक बड़ी शक्ति हमारे लोगों के बीच का आत्मिक संबंध है। 2 महीने पहले भारत के राजगीर में रॉयल बोटानिस्ट टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। अब इस प्रयास का भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हो रहा है। भूटान के लोगों की इच्छा थी कि वाराणसी में बोटानिस्ट टेम्पल और गेस्ट हाउस बने। इसके लिए भारत सरकार आवश्यक लैंड उपलब्ध करा रही है। इन टेम्पल्स के द्वारा अपने बहुमूल्य और ऐतिहासिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहे हैं। साथियों, मेरी कामना है भारत और भूटान पीस, प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड प्रोग्रेस के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहे। भगवान बुद्ध और गुरु रिनपोछे का आशीर्वाद हम दोनों देशों पर बना रहे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आप थिम्पू भूटान से सीधे ये प्रसारण देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया, तो साथ ही आज के इस कार्यक्रम की महत्ता को भी रेखांकित किया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर अपनी संवेदनाएं भी प्रधानमंत्री ने व्यक्त की और आज जो वहाँ ग्लोबल पीस प्रेयर है उसको भी इससे जोड़ा। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली में हुए धमाके की कड़े शब्दों में निंदा की और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो षड्यंत्रकारी इसके पीछे हैं उन्हें ज़रूर पकड़ा जाएगा। और उन्होंने अपने संबोधन का आरंभ भी इन शब्दों के साथ किया कि बहुत भारी मन से वे भूटान पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात रखी कि पीड़ित परिवारों का दुख वे समझते हैं। तो अपने संबोधन के आरंभ में ही प्रधानमंत्री ने इन बातों को स्पष्ट किया कि कैसे जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसको लेकर वे भारी मन से अपनी भावनाओं को लेकर भूटान पहुंचे हैं और इसीलिए उन्होंने इस बात के महत्व को भी आगे रखा कि जांच एजेंसियां पूरी गहन जांच कर रही हैं और वो इस पूरे मामले की तह तक जाएंगी और इसके पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में इस बात को सामने रखा
कि धमाके के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारियों को जो इसके पीछे हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने अंग्रेजी में भी इस बात को सामने रखा कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। साथ ही भूटान में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल जो इस वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री ने उसका भी समर्थन करने की बात की और शांति को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े बात सामने रखी और बहुत विस्तृत शब्दों में प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि कैसे भारत निरंतर शांति की बात करता रहा है और भारत के भूटान के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री ने सामने रखा कि ये संबंध राजनीतिक आर्थिक नहीं बल्कि गहन सांस्कृतिक संबंधों की डोर से जुड़े हैं दोनों देशों के संबंध। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज के इस अवसर में इस समारोह में शामिल होना उनके लिए इसी वजह से बहुत विशेष रहा है कि जहां एक और ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल चल रहा है तो वहीं भूटान के चौथे राजा की भी 70वीं वर्षगांठ और ऐसे में शांति का भी संदेश जो भूटान से पूरे विश्व को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांति का ये दीप विश्व के हर घर को आलोकित करे, इस बात की वे कामना करते हैं क्योंकि शांति एक ऐसा सोच है जिसको लेकर भारत सदियों से आगे बढ़ता रहा है और शांति ही हमारी सोच को परिभाषित करती है। उन्होंने सभी भारतीयों की ओर से भूटान नरेश को भी शुभकामनाएं दी और भूटान के चौथे नरेश जिनकी 70वीं वर्षगांठ है उनको भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत और भूटान के संबंधों को व्यापक शब्दों में परिभाषित किया तो उन्होंने बताया कि ये रिश्ते दरअसल शांति और सद्भाव से जुड़े हुए हैं। विभिन्न मूल्य हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को परिभाषित करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण संबोधन जो उन्होंने आज भूटान की धरती से दिया, जिसमें विश्व को भी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के परिप्रेक्ष्य में विश्व के सामने एक बार पुनः प्रधानमंत्री ने शांति का संदेश रखा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें डीडी न्यूज़। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों